अमित शर्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रूव करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड से। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन नॉर्मल मेथड से प्रूव करके दिखाए थे, जो कि बेसिकली आप क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं। इसके बाद मैंने आपको फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, उसके बाद मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन तो हम लोग प्रूव करेंगे, लेकिन अब की बार मैं आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से प्रूव करके दिखाऊंगा। और ये स्टूडेंट्स एक ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन है जहां आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, ये आपके एग्जामिनेशन में 100% पूछा जाता है और डायरेक्ट पूछा जाता है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन आप हमें प्रूव करके दिखाएं तीन कैलकुलस मेथड से। तो आप ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके हैं, आप नॉर्मल मेथड पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आपके लिए नया है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बेसिक इंटीग्रेशन के जो रूल्स होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बेसिक इंटीग्रेशन और बेसिक डिफरेंशिएशन मैंने बहुत हल्के हाथ से आपको सिखाया है, फॉर्मूलों के साथ मैंने उसमें कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाए हैं। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप सभी 11th स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। बहुत हल्के हाथ से मैंने आपको उसमें एक चीज समझाने का प्रयास किया है और वो आपकी चीजें सभी काम आएंगी, चाहे कोई क्वेश्चन ऑफ मोशन हम लोग कैलकुलस मेथड में सॉल्व करें या फिर आप फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी जरूरत उसमें पड़ेगी। तो बिना किसी तरीके की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा वादा है आप सभी से, आप मेरी इस वीडियो को बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको हमारे इस क्लास में। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो हमारी टोटली बेस्ड है कि कैलकुलस मेथड से हम लोग मोशंस की इक्वेशंस को प्रूव करेंगे। क्योंकि हम इसको पहली बार पढ़ रहे हैं तो हम इसमें एक स्टेप को सीखने की कोशिश करेंगे। वीडियो भले ही बड़ी हो जाएगी लेकिन हमें इसमें आज सीख कर जाना है। तो सबसे पहले इक्वेशन जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, u प्लस एटी होता है। तो आप यहाँ पर देखें कि जो v बराबर u प्लस एटी, यहाँ पर जो v वेलोसिटी है, तो कहीं ना कहीं हम इस वाली इक्वेशन की शुरुआत करेंगे एक्सेलरेशन से। अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि v नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो dv अपॉन dt होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बताओ, क्या आप ये जानते हैं कि जो a बराबर dv अपॉन dt होता है, नहीं होता है? इसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक। अब आप यहाँ पर एक काम करें, इस dt को आप उधर ले जाएं तो बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dv इज इक्वल टू a dt हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो बताओ अगर यहाँ पर a बराबर dv अपॉन dt है तो dv इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, a टाइम्स dt हो जाएगा, ठीक। अब आप यहाँ पर बेटा इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, ऐसे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम इस पे इंटीग्रेशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा, राइट हैंड साइड में भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पर dv ऐसे इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पर a dt ऐसे इंटीग्रेशन हम लोगों ने कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन में हम लोग लिमिट लगाते हैं। अब जरा यहाँ पर लिमिट का कंसेप्ट समझो, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है। तो वेलोसिटी दो तरह की होती है, एक इनिशियल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर आप लोअर लिमिट को u कह दें और अपर लिमिट को v कह दें, ठीक। एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की लिमिट लगेगी, तो यहाँ पर टाइम वेरिएबल है तो टाइम की लिमिट लगा दो। हम ये कहेंगे कि जो इनिशियल टाइम है वो 0 है और जो फाइनल टाइम है वो कितना है बेटा, t है, ठीक है ना? बताओ समझ में आया? देखो इसको कुछ जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। तो सबसे पहले देखो dv है, वेलोसिटी दो तरह की होती है, एक इनिशियल वेलोसिटी u तो हम उसको लोअर लिमिट कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी v तो उसको अपर लिमिट कहेंगे, सही है ना? यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट के बाहर होता है वो बाहर आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको अपने इंटीग्रेशन वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पर dt जो है वो बेटा टाइम है, तो टाइम इनिशियल टाइम हम 0 मानेंगे और जो फाइनल टाइम है उसको हम t मानेंगे, ठीक। तो ऐसे अगर हम बात करें कि इंटीग्रेशन ऑफ dx का x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dy का y होता है, बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ dv का कितना होता है बेटा, v होता है, जो इसकी तो ये v हो जाएगा और जो इसकी लिमिट है वो यहाँ पर आ जाएगी u और v। आप इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो a है वो बेटा बाहर आ जाएगा। अब जब a बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ t क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt का हो जाएगा बेटा t, और जो लिमिट है वो कहां से आ जाएगी, 0 से लगाकर t तक आ जाएगी। देखो बिल्कुल बेसिक सा है। हमने क्या किया कि dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v होता है, इसकी जो लिमिट लोअर लिमिट थी वो u रही और जिसकी अपर लिमिट थी वो v रही, ठीक। क्योंकि जो a है वो यहाँ पर कांस्टेंट है तो ठीक है ना, तो a जो है वो बेटा बाहर निकल के आ जाएगा और dt का इंटीग्रेशन t होता है, 0 ये रहा और t ये रहा। अब यहाँ पर आप बेटा लिमिट को अप्लाई करते हो, लिमिट अप्लाई करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले b की जगह पर आप v रखेंगे, ठीक है ना, फिर आप माइनस का साइन लगाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, v की जगह u रखेंगे तो ये हो जाएगा v माइनस u। देखो सही है ना? फिर आप एक्सेलरेशन a को ऐसे लिखा रहने देंगे, फिर आप देखिए t की जगह आप t रखेंगे तो t रहेगा, माइनस t की जगह आप 0 रखेंगे तो यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर से आप देख लें v माइनस u इज इक्वल टू 80, इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। v इज इक्वल टू u प्लस 80 यही हमारी क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन होती है। क्या हमने इस वाली इक्वेशन में बिल्कुल भी जल्दबाजी करी है? नहीं करी है, क्योंकि हम इस कैलकुलस मेथड को पढ़ रहे हैं और हम इस कैलकुलस मेथड में अभी दो इक्वेशंस को भी हम प्रूव करेंगे। तो उन दो इक्वेशंस में हम लोग एक एक स्टेप को सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट मतलब पहली इक्वेशन मैंने आपको करके बताया कि आप पहले कहां से शुरू करेंगे, a बराबर dt अपॉन
अपॉन dt से शुरू करेंगे। dv की वैल्यू आप यहाँ से a dt मान लेंगे, फिर यहाँ से आप इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। dv का इंटीग्रेशन भी होता है, जो लिमिट है आप वो लगा देंगे, a यहाँ पर बेटा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt का क्या हो जाएगा बेटा t हो जाएगा। फिर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, u को आप फटाक से उधर भेज देंगे तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ होके आ जाएगी। तो ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन जिसको आप कहते हैं v बराबर u प्लस 80, और अगर आप इस मेथड से करके आएंगे तो आपको बिल्कुल पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब हम लोग स्टूडेंट्स प्रूव करेंगे सेकंड इक्वेशन, और आप सेकंड इक्वेशन बहुत अच्छे से जानते हैं कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। अच्छा आप याद करो कि v बराबर u प्लस 80 जब लिखा हुआ था, v बराबर u प्लस 80 लिखा हुआ था, तो वहां पर वेलोसिटी था तो हमने एक्सेलरेशन से शुरू करा था। तो यहां पर बेटा डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसकी शुरुआत किससे करेंगे? बोलो अपने आप बोलो, वेलोसिटी से शुरुआत इसकी करेंगे। तो क्या हम ये जानते हैं, वी नो दैट, क्या हम ये जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम होता है कि नहीं होता है? बताओ। और जहां पर जो dx होता है वो बेटा क्या होता है? dx इज इक्वल टू में डिस्प्लेसमेंट, बताओ होता है कि नहीं? क्योंकि आप याद करो कि जब हमने v बराबर u प्लस 80 लिखा था, तो जब हमें उसको प्रूफ करना था तो क्या v वहां पर वेलोसिटी थी, तो हमने वहां पर एक्सेलरेशन का यूज करा था। तो एक्सेलरेशन का होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसीलिए जो s है यहाँ पर s क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट है, तो हम यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, सीधी सी बात है। तो जैसा कि हमने उधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा था, इधर भी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, dx इज इक्वल टू v dt। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी बेटा? फर्स्ट हो जाएगी। ठीक जैसा हमने मतलब पिछले में किया था वैसा इसमें कर दो। इसमें लिखना बेटा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कि हम इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं बोथ साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम इंटीग्रेट करेंगे और राइट हैंड साइड में भी क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा ठीक, तो यहां पर ये मैंने क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया v d और t, जहां पर बेटा dx क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। देखो अगर मैं आपको ये वीडियो पढ़ा रहा हूं, अगर मैंने आपको कैलकुलस से क्वेश्चन मतलब इक्वेशंस को मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं, तो अगर आप अपनी बुक्स में देखें तो बुक्स में भी आप देखेंगे किस तरह से जो आप प्रूफ करा रहे हैं, जो बुक्स में कुछ ना कुछ और भी लिखा हुआ है। तो बुक्स वाले क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पर देखो इस मामले में आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को 0 मानेंगे और फाइनल डिस्प्लेसमेंट को x मानेंगे। लेकिन बुक्स वाले क्या करते हैं कि x1 और x2 मानते हैं, या बुक वाले क्या करते हैं x0 से x मानते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सबसे आसान डेरिवेशन है। अगर आप कभी कहेंगे या कभी कमेंट करेंगे कि सर एनसीईआरटी में जो है आप उससे मैच करवा दी, तो मैं आपको उससे भी मैच करा दूंगा। एनसीईआरटी वालों ने क्या करा, यहाँ पर x0 लिया इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, उन्होंने कहा हर बार 0 नहीं लेंगे, ये भी बात सही है। हम क्या कर रहे हैं कि हम 0 जनरल मान के चल रहे हैं कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 होगी और फाइनल डिस्प्लेसमेंट x होगी, तो हम आपको उसी मेथड से करा रहे हैं। तो यहाँ पर जो dx है, तो इसकी जो लिमिट अगर कहें तो जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है बेटा? x है। सिमिलरली यहाँ पर देखो जो v है, v का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो सिमिलरली जो टाइम है वो 0 है, और यहाँ पर जो फाइनल टाइम है वो बच्चे क्या है? t है। अब याद करो जो इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है वो कितना होता है बेटा? x होता है, ये तो आप जान ही चुके हैं, 0 to x। अच्छा ठीक, यहाँ पर देखो 0 to t। अभी याद करो जरा, 1 से 2 मिनट पहले हमने प्रूफ करा था v इज इक्वल टू u प्लस 80, जरा याद करो, v इज इक्वल टू u प्लस 80 प्रूफ करा था कि नहीं करा था? बताओ। तो जब v इज इक्वल टू u प्लस 80 हमने प्रूफ करा था, तो वही मैंने v की जगह पर रख दिया है, v इज इक्वल टू u प्लस 80 रख दिया है। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर ले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप यहाँ पर लगाएं, तो x की जगह पर x रखेंगे और फिर माइनस लगा देंगे, 0 रखेंगे। अब देखो क्या ये जो dt लिखा है, क्या ये जो dt लिखा है ये इससे मल्टीप्लाई में लिखा है? बोलो। तो क्या हम इसको बेटा एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं कि 0 to t u dt और प्लस में बेटा क्या हो जाएगा? at और dt। जरा देखो, मतलब इसको हमने क्या करा, इसको हमने तोड़ दिया। देखो इसका एक पार्ट मैंने कर दिया u dt, ये लिखा, इसका एक पार्ट मैंने कर दिया u dt। सही है ना? क्योंकि देखो जब कोई मल्टीप्लाई लिखी होगी तो वो अलग अलग हो जाती है। तो u dt मैंने इसका एक पार्ट कर दिया, इसकी लिमिट क्या है? 0 to t, ये मैंने लगा दिया। उसके बाद मैंने क्या करा, at dt ये मैंने दूसरा पार्ट अलग कर दिया और 0 to t मैंने लिमिट लगा दी। बताओ सिंपल है, क्लास 6-7 का प्रोसेस हमने इसमें किया हुआ है। सही है? फिर से देखो u dt मैंने ये लिखा, 0 to t मैंने लगा दिया, उसके बाद क्या लिखा? at dt, तो at dt मैंने ऐसे लगा दिया। क्लियर हो गया होगा? इसके बाद बेटा हम आगे की क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर तो ये बेटा x ही हो जाएगा, तो x को आप मेरे भाई ऐसे ही लिखा रहने दें, बिल्कुल सही। जो u है उसको आप बाहर ले आइए, u का होगा नहीं, इनिशियल वेलोसिटी है 0 to t, और यहाँ पर भी बच्चे क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक, अब आप a को बेटा बाहर ले आए और 0 to t, और यहाँ पर t लिखा है और dt लिखा है। देखो ना, a का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, u का इंटीग्रेशन होगा नहीं। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बेसिक मतलब फिजिक्स में सिखाए हुए, जहां पर हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का लेक्चर कंप्लीट किया था। अच्छा, यहाँ पर क्या हम t की पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे? तो यहाँ पर ये बच्चे हो जाएगा x, और देखो u, क्या dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ dx x, इंटीग्रेशन ऑफ dy y, इंटीग्रेशन ऑफ dz z, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चे 0 to t, और यहाँ पर a। अब देखो
0 to t मैंने लिमिट लगा दिया। जरा याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx इज इक्वल टू x n की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पर आप क्या लिखोगे कि t, फिर t की पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन 2। अच्छा याद करो भाई, मैंने आपको बताया था कि t का अगर t dt लिखो तो t की पावर मतलब ऊपर एक जोड़ दो, अपॉन नीचे एक जोड़ दो, ठीक। तो t की पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और अपॉन 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर आप इसको सॉल्व कर ले, ये बच्चे हो जाएगा x और यहाँ पे u, यहां पर आप लगाएं t की जगह पर t लगाएं तो t माइनस यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस a। अब देखो t की जगह पर t लगाओ तो यहाँ पर तो t स्क्वायर ही हो जाएगा, t स्क्वायर अपॉन 2, और माइनस जरा t की जगह पे 0 लगाओ तो ये हो जाएगा बच्चे 0 का स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ut, और ये हो जाएगा a, और देखो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन में 2। जरा इसको आप सही करके लिख लो। सो x इज इक्वल टू बच्चे हो जाएगा ut प्लस में हाफ और 18 स्क्वायर। देखो कितने आसानी से मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। क्या कोई हैबत है इसमें? कोई हैबत नहीं है। एक बार जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिक्कत कोई नहीं है, मैंने यहाँ पर इसके इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दिया, इसको मैंने तोड़ दिया है। उसके बाद मैं u को बाहर ले आया हूं, मैं a को बाहर ले आया हूं, dt का इंटीग्रेशन t होता है ये लिखा, 0 to t लिमिट ये लिखी। उसके बाद मैंने a को बाहर ले आया, मतलब x की पावर n dx का फॉर्मूला बेटा होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब यहाँ पर जो t है वो ऐसी t की मतलब 1 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक। तो t की पावर 2 अपॉन 2, तो यहाँ पर मैंने सीधा से लिमिट को अप्लाई कर दिया है। t की जगह पर मैंने t रखा है, पावर 2 ऐसे ही है, और t की जगह मैंने 0 दिया क्योंकि 0/2 क्या होता है 0 ही होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू ut तो ut हो जाएगा, यहाँ पर 8t स्क्वायर अपॉन 2 इसको मैंने सही करके लिख दिया। सो x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 8t स्क्वायर। अगर आप चाहें, अगर आप देखो, अगर आप कहें कि हम यहाँ पर जैसे x1 और x2 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है x2 माइनस x1, तो x1 यहाँ पर माइनस होता, हम इसको यहाँ पर भेज देते तो एक्चुअली इक्वेशन क्या आती है x1 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर x0 होती तो क्या आ जाता कि x0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें अगर समझ में आता है इंटीग्रेशन तो हम क्वेश्चन को अपने हिसाब से चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ऐसे भी प्रूव करके आते हैं। देखो अगर आप पहली बार किसी चीज को सीख रहे हैं तो उसको हमें हल्के हाथ से सीखना है और बिल्कुल हल्के हल्के आप इसको प्रैक्टिस करना। अगर एक बार आपको याद हो जाएगी यार तो आप मुश्किल से 4 से 5 मिनट में आप इसको प्रूव कर देंगे। देखो पहली क्वेश्चन में हमने अच्छे से प्रूव करी, दूसरी क्वेश्चन में अच्छे से प्रूव करी, और आई होप आपको अभी तक इन दोनों इक्वेशंस में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन समझ में आता है। अब स्टूडेंट्स बारी आती है थर्ड इक्वेशन को प्रूव करेंगे, और थर्ड इक्वेशन आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ax होता है, या फिर आप अगर u स्क्वायर को उधर भेज दे तो क्या लिखेगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। सर आप कहेंगे कि यहाँ पर हमने s पढ़ा है कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो उससे क्या होगा, जहां पर s डिस्प्लेसमेंट था हमने x मान लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब स्टूडेंट जरा मैं इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको अगर एक चीज बताएं तो यहाँ पर आप ये देखें कि ये क्वेश्चन शुरू किससे हो रही है, ये जब v से शुरू हो रही है ना, तो यहाँ पर अगर v वेलोसिटी से शुरू हो रही है तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा, हम जानते हैं कि वी नो दैट कि a बराबर क्या होता है dv अपॉन dt होता है कि नहीं, a बराबर dv अपॉन dt होता है। तो ये बात हम बहुत अच्छे जानते हैं और इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ चुके हैं, 11th में पढ़ ही रहे हैं। अब यहाँ पर आप ये देखो कि ये जो x है ये डिस्प्लेसमेंट है, बस यही स्टेप बच्चे भूल जाते हैं, बस पहली दूसरी क्वेश्चन उनसे हो जाती है, तीसरी क्वेश्चन भूल जाते हैं। हम आपको इसकी ट्रिक बताते हैं। आप यहाँ पर देखो फाइनल वेलोसिटी से शुरू हुआ है, देखो जब आप उस एक्सीलरेशन की क्वेश्चन को प्रूव करना तो आप यहाँ पर लिख देना कि v क्या होता है, u क्या होता है, t क्या होता है, s क्या होता है, बच्चों वाली बात है तो इसको लिख देना, ठीक। a बराबर dv अपॉन dt होता है। अब यहां पर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे डिस्प्लेसमेंट से, क्यों, क्योंकि यहां पर हमें डिस्प्लेसमेंट एक अनदर फैक्टर लाना है इसलिए। तो यहां पर मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूं, चाहे आप इसको लिख भी लेना, पढ़ते वक्त काम आएगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई dx, हम इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एक अनदर फैक्टर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाए। भले ये बराबर b अपॉन t से हमें अनदर मतलब b स्क्वायर u स्क्वायर और ये सब मिल जाएगा, लेकिन हमें x नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए हम लोग जो है डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे dx से। तो अगर आप यहां पर देखें a बराबर, तो अगर आप यहां पर करते हैं dv अपॉन dx और फिर इनटू में आप क्या करें dx अपॉन dt। देखो हमने dx से मल्टीप्लाई किया और फिर dx से डिवाइड किया। क्या अगर आप dx को dx से कैंसिल कर दे तो dv अपॉन dt हो जाता है कि नहीं हो जाता है? देखो हमने यहाँ पर dv और अपॉन में किससे डिवाइड कर दिया, dx से, फिर हमने मल्टीप्लाई कर बताओ dx से dx कैंसिल हो गया, dv अपॉन dt बन जाता है। अच्छा फिजिक्स बहुत चालाक होती है कि हमने ये, अब आपको लग रहा होगा कि हमने dx और dt से हमने डिवाइड करा है तो अब हम इसको अगर हटा भी देंगे तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी से बहुत कुछ हो जाता है। अभी हम आपको दिखाते हैं। अगर आप यहाँ पर बेटा गौर करें कि a बराबर dv अपॉन dx तो ठीक है। अब जरा ध्यान दो, हम इसको बादल में बंद करते हैं, बताओ
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, बताओ वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है? तभी हमने आपको कहा ये काम आप अपने आगे आने वाले जीवन में, आप अपने आगे आने वाली 11th 12th की पढ़ाई में हर जगह यूज करेंगे, हर जगह काम आएगा। अगर आप आगे फर्दर हायर स्टडीज में भी जाएंगे, आप बहुत मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। तो अगर हमने डीएक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये देखो dv अपॉन dx ये लिखा हुआ, और देखो क्या हुआ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। अब यहां से हम इस इक्वेशन को प्रूव कर लेंगे। अब देखो इस dx को आप उधर भेज दो तो ये हो जाएगा बच्चे a dx इज इक्वल टू में v dv। ये इक्वेशन नंबर पहली आ जाएगी, है कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अच्छे से हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जो यहाँ पर वेलोसिटी है तो हमें एक्सेलरेशन से शुरू करना है, लेकिन ये जो अनदर फैक्टर आपके सामने जो x लिखा हुआ है, दिस अनदर फैक्टर इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आपको dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, dv अपॉन dx सिंपली आप लिख देंगे, एंड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज द फैक्टर डिस्प्लेसमेंट। सही है ना? अब यहाँ पर आप इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देंगे, अपने यहाँ पर आंसर आ जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बच्चे हो जाएगा a dx और ये हो जाएगा बच्चे v dv। देखो सही। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन की तो लिमिट लगेगी, फिर से लगाओ किसकी, डिस्प्लेसमेंट की 0 to x। अब यहाँ पर देखो v वेलोसिटी है, ठीक है, वो बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, dv लिखा है, तो यहाँ पर आप इसकी डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे 0 to v। ठीक है ना? मतलब एक इनिशियल आप u से v लगा दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम इनिशियल u मान ले रहे हैं, फाइनल v मान ले रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर आप a इसको बाहर ले आए, इंटीग्रेशन ऑफ dx कर दें तो 0 to x हो जाएगा। आप जो है, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ v dv, ठीक है ना? तो v dv का मतलब v की पावर 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, v स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, और यहां पर से u हो जाएगा, यहां पर से v हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो कई बार से करते चले जा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx विच इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। सही। यहाँ पर ये a हो जाएगा, यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 0 to x ऐसे ही रहेगा। देखो क्लियर है ना? अब यहाँ पर एक बार v की जगह पर v रखो तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन में 2, और एक बार v की जगह u रखो, क्या हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन में 2। देखो आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो a, पहले x की जगह पर x रखो, x माइनस 0, यहाँ पर एलसीएम ले लो, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, और अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चे, 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ax हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। इस 2 को आप उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। बताओ प्रूव हो गया? और अगर आप इसको उधर ले जाओ तो ये आपकी दूसरी वाली आ जाएगी, जो मैंने आपको ये वाली लिख के दिखाई है। बताओ क्या कहीं इसमें दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। एक बार वेलोसिटी u लेंगे, एक बार वेलोसिटी v लेंगे, सही है ना? तो यहाँ पर v की जगह पर v लगा दिया जाएगा तो v स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का v की जगह u लगा दिया जाएगा तो u स्क्वायर अपॉन 2, एलसीएम सेम है तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर x की जगह x रखेंगे, माइनस x की जगह 0 रखेंगे तो ये ax हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, 2 उधर चला जाएगा तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। बताओ क्या इसमें कोई दिक्कत है? तो मैंने आपको बताओ तीनों इक्वेशन मैंने आपको प्रूव करके दिखा दी, और बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको समझाया, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बेसिक्स इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की वीडियो आप अच्छे से देख लें। नॉर्मल मेथड से भी मैंने आपको इन तीनों इक्वेशन को प्रूव करके दिखाया है। खास तौर से जो नॉर्मल मेथड से उसे क्लास 11th में नहीं पूछा जाता है, 9th क्लास में भी नहीं पूछते हैं, लेकिन हाँ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके चाहे पीरियोडिक एग्जाम्स हो गए, चाहे आपका इवन दैट फाइनल एग्जाम्स में भी आपके क्वेश्चन बहुत आते हैं। आप चाहे अगर नोट कर रहे होंगे तो आप नोट भी कर लें। इसी प्रकार से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हाँ v, u, a और x क्या है इसको आप अच्छे से डिफाइन कर देना कि v फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना? तो ऐसे करके आप उनको बता देना। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं, प्यारा सा कमेंट करें जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, और एक बार ये भी बताएं कि आपने हमारी इस वीडियो से क्या सीखा, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, हमारा एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसा लगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड लव यू ऑल।